In the last part of the present lecture, we shall be talking in terms of the environment related factor. And as I explained in the beginning, in the teaching learning process, you can say there are four major factors, four major elements you can say. One is teacher, another is learner, then teaching learning process, and then environment. So environment is a factor everywhere as a separate factor, but the environmental factor is so important that it acts as a covering factor, you can say. It's like an umbrella factor, you can say. So let us discuss one by one. You must be understanding the learning environment, and the environment doesn't mean learning environment only, लेकिन लर्निंग से चूंकि सब कुछ संबंधित है इसलिए हम लोग लर्निंग एनवायरनमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट, यू कैन से. सो फिजिकल एनवायरनमेंट, बैठने की जगह, डेस्क, बेंच, कॉपी, कलम, किताब, चौक, डस्टर, बोर्ड, स्मार्ट क्लास, स्मार्ट बोर्ड, एवरीथिंग. सो फिजिकल इन्वायरमेंट वहां भी हमने शुरू में डिस्कस किया. सोशियो सराउंडिंग एंड एक्सपेक्टेशंस. सोशियो सराउंडिंग जैसे बहुत जगह इसीलिए कहा जाता है कि कम्युनिटी एंड इंस्टीट्यूशन रिलेशनशिप. सोशियो सराउंडिंग्स एंड एक्सपेक्टेशंस. जनरली स्कूल को आउटर साइड में इसीलिए रखा जाता है, बीच के मोहल्ले में स्कूल नहीं होता है. चारों तरफ का मोहल्ला यदि बहुत क्लाउडी है, क्राउडी कह सकते, क्राउडी है, क्राउड ज़्यादा रहता है तो फिर. और एक्सपेक्टेशंस मतलब सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को लर्नर हमेशा बियर करता है. एंड सोसाइटी डजंट मीन सोसाइटी अलोन, it is very much related to the governmental aspects as well. So socio surroundings and expectations. Natural surrounding का मतलब नेचर से रिलेटेड जो है, पेड़ है, पौधे है. अब इंस्टीट्यूशन लगता है कि नहीं लगता है. आजकल तो देखिए कि अब खेल के मैदान भी नहीं है और अच्छे इंस्टीट्यूशन +2 तक की पढ़ाई हो रही है. नेचुरल सराउंडिंग्स, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई, एयर वगैरह सब आ गया. इमोशनल क्लाइमेट. इमोशनल क्लाइमेट का मतलब है कि ओवरऑल इन्वायरमेंट कैसा है पूरे इंस्टीट्यूशन का. एंड नॉट ओनली इफ द लर्नर इज लर्निंग एज हिज और हर ओन इन हिज हर फैमिली, तो वहाँ का भी इमोशनल क्लाइमेट कितना सपोर्टिव है, लोग कितना उसको लर्न करने के लिए इनकरेज किया जाता है. या लर्न करने के प्रोसेस में जैसे पहले क्या था, अब समाज बदला है तो फिर उसका रिपरकशन आज दिख सकता है. लेकिन पहले क्या था कि लड़कियों की शिक्षा के प्रति, लड़की कैसे सीखेगी या नहीं सीखेगी इसके प्रति वो बहुत दूसरे तरह का इमोशनल, बच्चे के प्रति और बच्चियों की शिक्षा के प्रति. तो इमोशनल क्लाइमेट वेयर द लर्नर इज लर्निंग. अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट टीचर्स. वो टीचर वाले एस्पेक्ट में हम लोग कह चुके हैं कि एक्सपर्ट टीचर्स का मतलब है जो नॉलेज भी उसको हो, कंटेंट का और पेडागोजी का भी ज्ञान हो, उसका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा हो, उसको ट्रिक्स टेक्निक्स पता हो उसकी तरफ. अवेलेबिलिटी ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेटर. वहां हमने कहा टीचर एज ए मैनेजर ऑफ लर्निंग. तो टीचर तो मैनेज करता ही है, लेकिन जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है, रादर जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, वो कैसा इन्वायरमेंट बनाता है. यदि कोई घर में भी पढ़ रहा है तो छोटे बच्चे, तो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेटर. एंड गुड एडमिनिस्ट्रेटर में गार्जियन को भी हम यदि शामिल कर दें तो बच्चे को समय पे बैठने के लिए कहता है,
मदर इज ऑल्सो ए गार्जियन, तो उसको गुड एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में बैठ के पढ़ाया जा सकता है। एक टाइम टेबल फिक्स कर दिया, लेकिन इट इज मोर मींट फॉर द फॉर्मल सिस्टम वेयर देयर इज ए इंस्टीट्यूशन हेड एंड द टीचर इज ऑल्सो एन एडमिनिस्ट्रेटर एज ए मैनेजर ऑफ लर्निंग। अवेलेबिलिटी ऑफ नीडेड सपोर्ट स्टाफ। अभी देखिए कि हमारा बीएड करिकुलम जो चल रहा है उसमें एनसीटी के रिक्वायरमेंट के अनुसार बहुत सारा हमको जो सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए उसके अनुसार उसका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, और ज्ञान का जो विस्तार हुआ है, ज्ञान के विस्तार के क्रम में करिकुलम में जो परिवर्तन हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए जो सपोर्ट स्टाफ की ज़रूरत है वो यदि सिस्टम में नहीं है तो उन चीज़ों को, एक समय था जब प्रोफेसर्स फिजिक्स का प्रैक्टिकल नहीं कराते थे, डिमोन्स्ट्रेटर, बाद में डिमोन्स्ट्रेटर का पद भी हुआ, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लर्नर्स को सीखना है, तो उसके लिए सपोर्टिंग स्टाफ का मतलब हुआ कि जो वो या फिर और भी जो क्लासरूम का ओवरऑल क्लाइमेट अरेंजमेंट करने में स्टाफ होते हैं उसकी तरफ इशारा है। तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। क्वालिटी करिकुलम एंड नॉट ओनली क्वालिटी करिकुलम, relevant curriculum you can say. Of course quality means ki the level of the quality is very good, but what are the demands of the society, community, nation and the globe as well, और खास के जब हायर एजुकेशन है तो उसमें कंटेंट ऑफ द करिकुलम इज ऑल्सो बिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ करिकुलम इज इम्पॉर्टेंट फॉर द लर्निंग, because learning is not limited to passing examination. You have to prepare a citizen. हम लोगों ने जब टाइप्स ऑफ लर्निंग की बात की तो लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड लर्निंग टू बी की भी बात की, लर्निंग टू बी और यूनेस्को कमीशन की बात की। और फिर यदि आज हम बहुत सारा जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, उस सबको देखेंगे तो, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अब आ गया, उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमको क्या चाहिए लर्निंग से। सो क्वालिटी करिकुलम एंड नॉट क्वालिटी द कंटेंट ऑफ द करिकुलम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्या पढ़ा रहे हैं, क्या छूट रहा है। और अभी हम यदि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो अब कहा कि नहीं, अब ईयरली एज में स्पेशलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे। अभी उसमें बहुत सारे फॉर एंड अगेंस्ट में बहुत सारी बात भी चल रही है कि कैसे मैथमेटिक्स के साथ कोई हिंदी पढ़ेगा और उसका क्या रिपरकशन होगा। एनीवे, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी करिकुलम, एंड वेन एवर वी आर टॉकिंग क्वालिटी करिकुलम इट मीन्स द कंटेंट ऑफ द करिकुलम। बैलेंस टाइम टेबल, रूटीन ठीक से बना है कि नहीं, क्योंकि रूटीन की भी अपनी साइकोलॉजी होती है। जनरली लोग कहता है कि जो ज़्यादा डिफिकल्ट टाइप के सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साइंस, उसको लोग कहता है फर्स्ट सेकंड पीरियड में डालिए। फर्स्ट में तो आप फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह करा के उसको मोटिवेट करिए, और फिर सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड में इधर कर लीजिए, सेकंड हाफ में म्यूजिक वगैरह टाइप की चीज़ यदि डालिए। और वहाँ हम लोगों ने लिया था इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यहाँ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। द प्लेस, द इन्वायरमेंट वेयर द लर्नर इज लर्निंग is supporting enough or not, whether there is the scope of providing extrinsic motivation or not. So extrinsic motivation given by the environment is also very much related to the learning, and it of course influence learning to a measurable extent, you can say. राइवलरी और कैंपिटिवनेस, यहाँ जनरली कैंपिटिटिवनेस ज़्यादा बेटर कंसेप्ट है, लेकिन राइवलरी का हमने इसलिए इस्तेमाल किया कि राइवलरी के बारे में लोगों का मानना है कि इट इज़ मोर इंटेंस। राइवल यदि फील करते हैं, हालांकि उसमें ये भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई जंक्चर पे हम लोगों ने कहा है कि कंपटीशन एंड is a good thing for learning, but it is
among the equals, यदि कोई दो व्यक्ति है और यदि उसको दौड़ के मैदान में कहा जाए तो एक को जिसको पता है कि हम तो किसी भी हाल में कम्पीट ही नहीं कर सकते हैं तो अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करेगा। यहाँ राइवलरी इसलिए गलत भी है, लेकिन राइवलरी का मतलब यही हुआ कि इट इज मोर इंटेंस, इट इज प्रोवाइडिंग मोर एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन यू कैन से। सो राइवलरी और कॉम्पिटिटिवनेस एंड बोथ यू कैन से रिवार्ड एंड पनिशमेंट। ये तो हम लोग लर्निंग एंड मोटिवेशन के रिलेशनशिप में आपने पढ़ा होगा कि रिवार्ड एंड पनिशमेंट इज वेरी मच रिलेटेड टू द लर्निंग। एंड द लास्ट रिलेशनशिप अमॉन्ग रिलेटेड मेंबर्स। मेंबर्स का मतलब है जो लर्नर से रिलेटेड मेंबर है, जो टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट से रिलेटेड मेंबर है, जैसे टीचर, पीयर, पेरेंट्स, institutional head, support staff, etc. It means, is there any healthy relationship or there is unhealthy relationship among or between these members? यदि टीचर और इंस्टीट्यूशन हेड के बीच में पॉलिटिक्स चलेगा तो उससे भी लर्निंग का जो क्लाइमेट है, लर्निंग का जो इन्वायरमेंट है, इफेक्ट होगा एंड अल्टीमेटली लर्निंग इफेक्ट होगी। सो लर्निंग इज ऑल्सो बीइंग इन्फ्लुएंस्ड ड्यू टू द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर, लर्नर, स्टूडेंट्स, इवन पेरेंट्स एंड लाइक दैट। So in the last part of this lecture we discussed environmental related factors, and in this C part we discussed teacher, learner, task and environment related factor. In part B we discussed the factor influencing learning in freestyle, that is physical factor, physiological factor, psychological factor and like that. And in part A we said that to explain the influencing factor, even a simple equation, that is learning is equal to functions of environmental factor into personal factor or learner factors you can say. So we discussed the factors influencing learning in 3 parts you can say, and you in detail write either part A, part B or part C. You can manage this part of factors influencing learning, but I shall suggest the part C, which is very comprehensive in nature. So this is all about the lecture which we have delivered in 5 parts you can say, factors influencing learning. Thank you very much.